हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 46 जो कि आपको 19 तारीख को मिली है, 19 अक्टूबर को, उसे डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्कशीट बेटा कैसे शुरू करते हैं ये हमें पता है। सबसे पहले हम डेट डालते हैं, वर्कशीट नंबर डालते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखते हैं और अपना रोल नंबर ज़रूर लिखते हैं। उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास में आपके ही नाम के दो बच्चे हो सकते हैं। जैसे पूजा नाम की मेरी क्लास में दो लड़कियां हैं, तो अगर रोल नंबर मेंशन्ड होता है तो मुझे पता है कौन सी पूजा ने वो काम किया है, ठीक है। चलिए, अब वर्कशीट जो है वो किस पर बेस है बेटा? ये हम वर्कशीट पढ़ रहे हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर। मतलब बहुत सारे तत्व, 118 तत्व हैं हमारे पास इस टाइम मौजूद, और उनको सही ढंग से लाइन में रखना, और कोई ना कोई हिसाब होता होगा ना, जैसे निष्ठा और प्रतिभा के बच्चों में जो अच्छी परसेंटेज लेके आए, जिनमें एक जैसी इंटेलिजेंसी है उनको प्रतिभा में रखा, जो थोड़े कम नंबर लेके आए या फिर किसी किसी सब्जेक्ट में जैसे कि मैथ्स में उनके नंबर कम थे तो उनको अलग में रखा। यही हिसाब हुआ ना। मतलब कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए, किसी भी तत्वों को लाइन में लगाने के लिए कोई ना कोई आधार माना गया। तो सबसे पहला जो कोशिश की जिस वैज्ञानिक ने, वो थे हमारे पास कौन? सबसे पहले आए थे डॉबेराइनर, वेरी गुड। उन्होंने दिया था त्रिक, तीन तीन के जोड़े बनाए। उसके बाद आए थे न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया, मतलब आठ आठ के जोड़े बनाए, सात एक लाइन में लगाए, उसके ऐसे करके सात लाइन में लगा दिए थे उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा जो आठवां आएगा वो पहले जैसा आएगा, ये सात लगा दिए यहाँ पे लाइन में। उसके बाद आठवां जो आया वो पहले जैसे गुण धर्म वाला आया, ये कहा था न्यूलैंड्स ने। उसके बाद आए मैंडलीफ। मैंडलीफ ने पहली बार पूरी टेबल बनाई। उस टेबल के अंदर उन्होंने कई जगह खाली भी छोड़ी। जैसे बेटा ये वाली टेबल देखिए आप, ये आपकी आवर्त सारणी है। ये आवर्त सारणी में पूरी आवर्त सारणी है, देखो 118 तत्वों को सबको जगह मिली हुई है, 103 इसके अंदर दिखाए हुए हैं तत्व। तो इसी टाइप की उन्होंने बनाई थी एक आवर्त सारणी। उस आवर्त सारणी में उन्होंने कई जगह खाली छोड़ी थी और ये कहा था कि मेरे हिसाब से यहाँ बीच में मान लो दो तत्व हैं, जैसे कि ये वाला तत्व है आपके पास आयरन, और यहाँ पर ये ले लो, ठीक है। आप आयरन है और इसके साथ में दूसरा तत्व है। मान लो उन्हें ये तत्व नहीं पता था तो उन्होंने ये खाली छोड़ दिया और उन्होंने खुद कहा कि ये तीसरा तत्व यहाँ आएगा, तो बीच में एक जगह खाली रहेगी। इस खाली जगह में आने वाले समय में कोई ना कोई तत्व जरूर खोजा जाएगा और इस खाली जगह में रख दिया जाएगा। तो उन्होंने खाली जगह भी छोड़ी अपनी सारणी के अंदर कि नया तत्व जरूर खोजा जाएगा, क्योंकि उस टाइम सॉरी सिर्फ 63 तत्व ही खोजे गए थे, और जबकि अब कितने हो गए? 118। तो उनका ये मत था कि जरूर आने वाले समय में और बहुत सारे तत्व खोजे जाएंगे, और उन बहुत सारे तत्वों के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई थी। अब वो कमियां क्या थी? आवर्त सारणी में उससे पहले जो दो वैज्ञानिक आए उनकी सारणी को आवर्त नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा नहीं था। पहले वाला त्रिक था, तीन तीन के जोड़े थे। दूसरे वाला अष्टक का सिद्धांत था, उसमें 8 के जोड़े थे लेकिन बहुत सारी कमियां थी। और तीसरी जो आई थी वो मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी बनाई थी, इसीलिए उनको आवर्त सारणी का जनक भी बोला गया, ठीक है। अब उसकी कुछ कमियां रह गई थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। सबसे पहली कमी तो ये थी बेटा, यहाँ देखो जरा, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? हाइड्रोजन, और उसका रंग बिल्कुल अलग, नीले रंग से हाइड्रोजन दिखाया है। उन्होंने जो रखा था ना आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं हाइड्रोजन पहली लाइन में मतलब पहले समूह में रखूं, या हाइड्रोजन यहाँ जो हेलोजन वाला ग्रुप है ना 17वां में यहाँ रखूं। देखो हाइड्रोजन का रंग इस ब्लू से मिल रहा है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो उनको समझ नहीं आ रहा था पहली बात।
ये जो दिखा रही हूँ मैं टेबल, ये उनकी टेबल नहीं है। किसकी? मेंडलीफ की टेबल ये नहीं है। ये है आजकल जो हम यूज़ करते हैं टेबल, लेकिन इसके अंदर रंग से आपको बताया हुआ है कि यहाँ हाइड्रोजन का रंग और सारे पिंक कलर के हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम सब पिंक कलर के हैं, है ना। और यहाँ पर ये ब्लू फ्रोजी कलर का जो दिखाया हुआ है 17 नंबर, 17 समूह देखो दिखाई दे रहा है सबको। 17 पे देखो, यहाँ सबका रंग ब्लू कलर का है, उस जैसा जैसा कि हाइड्रोजन का था। तो हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्लियर नहीं थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था मैं हाइड्रोजन कहाँ रखूं। दूसरी चीज, उनके पास समस्थानिकों के लिए सही जगह नहीं थी। जैसे क्लोरीन जो है बेटा, क्लोरीन सबको पता है Cl से लिखते हैं, C कैपिटल L स्मॉल। 2 समस्थानिक आते हैं क्लोरीन के, परमाणु संख्या दोनों की ही 17 है, लेकिन एक है C35, उसकी परमाणु द्रव्यमान उसका 35 है, और दूसरे का है क्लोरीन 37। अब जो ये मेंडलीफ था उसकी ये कमी रही बेटा, उसने ये कहा ये जो 2 समस्थानिक हैं, है ना, उनके लिए, क्योंकि उसकी जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तत्व लिखते जाएंगे। जिसका द्रव्यमान 1 है वो 1 नंबर पे आ गया, जिसका 2 है वो 2 नंबर पे, उसने जिसका 3 है वो आगे बढ़ता चला गया, है ना। अब इस हिसाब से एक है 35 क्लोरीन और एक है 37। इसका मतलब क्लोरीन के लिए एक अलग डिब्बा मिलेगा उसको, एक अलग जगह, और 37 के लिए एक अलग जगह। मतलब दोनों ही अलग अलग ग्रुप में आ गए। देखो जैसे 5 यहाँ, 6 यहाँ दिखाई दे रहा है, 5 6 7 8। तो ऐसे जहाँ पर 35 आएगा एक अलग डिब्बे में आएगा 35, और एक अलग डिब्बे में आएगा 37। आ रही है बात समझ? मतलब दोनों अलग अलग समूहों में आएंगे। इसका मतलब उसकी ये भी सबसे बड़ी कमी रही कि क्लोरीन एक ही तत्व है, लेकिन उसके समस्थानिक अलग अलग समूहों में आ रहे थे। तो 2 हमें कमियां समझ आ गई। पहली, हाइड्रोजन की स्थिति उसको क्लियर नहीं थी। दूसरी, समस्थानिकों के लिए सही जगह नहीं दी हुई थी। तीसरी, उसने जो अपना ये बनाया था बेटा, टेबल जो बनाई थी वो खाली परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से नहीं बनाई कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिख लो। उसने ये कहा था जैसे जैसे हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ 9 लिखा है, सबको दिख रहा है अच्छे से, उसके बाद 17 लिखा है, ठीक है। और इन सब का रंग एक जैसा किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन सब के गुण एक जैसे हैं, रासायनिक गुणधर्म एक जैसे हैं। तो जो उसने रखा था ऐसे रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से, तो एक होता है बेटा कोबाल्ट, जिसको हम CO से लिखते हैं, ठीक है, तत्व, और एक होता है निकेल। अब जो एक कोबाल्ट है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान है 58.9, ठीक है, जबकि निकेल का परमाणु द्रव्यमान बेटा 58.7 है। अब जब उसने इनको टेबल में रखा तो हिसाब से जिसका कम है, मतलब निकेल पहले आना चाहिए और फिर कोबाल्ट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निकेल जो है वो पहले ना आके कोबाल्ट पहले उसने रखा हुआ था। तो ये भी इसकी एक कमी थी कि सभी तत्व अपने परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन नहीं थे, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं रखे गए थे। इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाना ही गलत सिद्ध हो गया। अब आए एक और वैज्ञानिक जिन्होंने और खोज की, और ये थे वैज्ञानिक हेनरी मॉजले, दिखाई दे रहे हैं। अब जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जो इस चित्र में भी दी हुई है, जिसमें 103 तत्व आपको दिखाए हुए हैं, ये दी हुई है हेनरी मॉजले ने। हेनरी मॉजले जो कि वैज्ञानिकों के जो पहले मत था, पहले मतलब इनसे पहले जो भी थे वैज्ञानिक,
उन्होंने तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं ये कहा था। जैसे कि मेंडलीफ ने बोला था कि परमाणु द्रव्यमान के बेस पर है। ठीक है, जितने भी आए थे, चाहे वो डॉबेराइनर था, उसने भी परमाणु द्रव्यमान लिया था, चाहे वो अष्टक न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत था, उन्होंने भी यही लिया था। उसके बाद ये जो थे मेंडलीफ, उन्होंने भी यही कहा था कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन में होते हैं, मतलब धीरे धीरे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जाएगा और टेबल पूरी हो जाएगी। लेकिन हेनरी मॉजले हैं, इन्होंने अलग दिया। ठीक है, अब हम पुरानी अगर हम बात कर रहे हैं तो पुराने जो वैज्ञानिक थे उनके अनुमान के आधार पर मेंडलीफ ने तब तक ज्ञात 63 तत्व 68 नहीं 63 तत्व ही पता थे, तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया था। ठीक, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था, इसीलिए इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। जैसे मैंने बताया, क्लोरीन एक ही तत्व है, क्लोरीन को दोनों ही क्लोरीन, चाहे वो 35 है चाहे वो 37 है, लेकिन दोनों ही समस्थानिक हैं और दोनों अलग अलग डिब्बों में आके बैठ गए। तो ये कैसे होगा? क्लोरीन नाम यहाँ है, क्लोरीन नाम वहाँ है। अगर आपके क्लास में भी दो लड़कियां सेम नेम की होती है तो क्या करती हैं? या तो मैम उनके रोल नंबर से उनको पहचानती है या फिर उनके फादर नेम को साथ में स्लैश में लिख लेती हैं। यही होता है ना, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति इनके साथ थी, या सरनेम याद कर लिया जाता है, सरनेम लिख दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल ही दोनों बिल्कुल सेम तत्व हैं। ठीक, सिर्फ क्या अंतर था? एक का परमाणु द्रव्यमान 35, एक का 37 है। तो ये कमी रही किसकी? मेंडलीफ की। ठीक, तो सन 1913 में हेनरी मॉजले ने इन सभी सूत्रों का समाधान किया और आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर किया। जो इस नियम का क्या आधार था, क्या उन्होंने बेस माना इनको अलग अलग करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए तत्वों का? उन्होंने कहा तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुणधर्म अलग हो जाएंगे और कुछ समय बाद, मतलब कुछ तत्वों के बाद दोबारा वैसे ही गुणधर्म आएंगे। इसीलिए परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं गुणधर्म तत्वों के, मतलब तत्वों के गुणधर्म दोबारा रिपीट होते हैं कुछ समय बाद। जैसे कि देखो बेटा, यहाँ अगर हम बात करें लिथियम, सबको दिखाई दे रहा है Li, हाँ Li मतलब लिथियम, जो 3 नंबर पे है। 3 के बाद 11 नंबर वाला आया, परमाणु संख्या जिसकी 11 है वो है सोडियम। और इनके अंदर डिफरेंस कितना हुआ? 8 का, फिर और 8 के डिफरेंस पे आया, है ना? ये दिख रहे हैं आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ समय बाद, मतलब परमाणु संख्या के हिसाब से जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, कुछ नंबरों के बाद सेम गुण वाले आते हैं। 8 का अंतर इसमें, 8 का अंतर इन दोनों के अंदर, फिर 8 का अंतर दिख रहा है इन दोनों के अंदर, फिर 8 का अंतर, सबको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आजकल हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किसकी है? आधुनिक आवर्त सारणी। किसने बनाई थी? हेनरी मॉजले। हर साल ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और बच्चे इसमें क्यों नंबर कट जाते हैं बच्चों के? बच्चे मेंडलीफ लिखाते हैं। मेंडलीफ जनक था, उसने पहली बार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज की जो टेबल है, आज की जो सारणी है, वो बनाई है हेनरी मॉजले ने। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक, अब परमाणु संख्या से क्या पता लगता है बेटा? हमें ये पता है, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, मान लो लिथियम की बात कर रही हूँ। ठीक, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। तो अगर मैं लिथियम लिख रही हूँ और 3 लगा रही हूँ, मतलब इसके नाभिक के अंदर 3 प्रोटॉन है। आ रही है बात समझ? इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 3। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं।
परमाणु संख्या, ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बराबर ही होती हैं। चलो, जैसे जैसे इसका मतलब टेबल में हम बढ़ते हुए क्रम में, अगर यहाँ देख लो जरा, यहाँ 60 लिखा है, यहाँ 61 लिखा है, इसका मतलब 60 नंबर है, मतलब परमाणु संख्या 60 है। प्रोटॉनों की संख्या भी 60 है। अगला है 61, इसका मतलब परमाणु संख्या 61 है और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 61 हो गई। आ रही है बात समझ? तत्वों को परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। वह एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्व जिनकी परमाणु संख्या परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। ये आपके पास समस्थानिक की डेफिनेशन है, वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन डाल के लिख देना, समस्थानिक किसे कहते हैं? तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सबको जरूर लिखना है कि समस्थानिक ठीक है किसे कहते हैं? कहते हैं। और इसका उत्तर ये आप जरूर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर ही जैसे पहला क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, दोनों की ही परमाणु संख्या समान है। दोनों की परमाणु संख्या ये लिखोगे, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दिखाई दे रहा है सबको? 37, ठीक है। दोनों की ही लिखो, दोनों की ही परमाणु संख्या 17 है। दोनों की परमाणु संख्या 17 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आप बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चों को पता लग गया। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोज ने किया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो नियम भी हमें देखा था ग्रीन बॉक्स में। तो आप लिखोगे आधुनिक आवर्त नियम, ये डाल के उसके आगे ऐसे एक्सप्लेनेशन वाली लाइन डाल दो और फिर लिखो तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन करें बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी, ये लिखिए। तो 3 त्रुटियां मैंने आपको बता दी। सबसे पहले सेम क्वेश्चन आपका सपोर्टिंग मटेरियल में पूछा है और उसके अंदर आंसर भी दिया हुआ है, सारे बच्चे उसमें से लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ 3 आपको कौन कौन से लिखने हैं बेटा। पहला, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। किसकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी? हाइड्रोजन की, राइट, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। दूसरा, समस्थानिकों को सही स्थान नहीं मिला हुआ था। दूसरा, समस्थानिकों को
सही स्थान नहीं मिला था, वो अलग अलग समूहों में रखे गए थे, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तीसरा पॉइंट, कुछ तत्व परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित नहीं थे, जैसे कि कोबाल्ट और निकेल। नीचे लिखा हुआ है, आपको बी पोर्शन में दिखाई दे रहा है, यही लिखना है, जैसे कि कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेडी? चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति बताइए जरा, उसके लिए एक टिप्पणी लिखिए। क्या सभी समस्थानिकों को सही स्थिति मिली हुई थी? हाँ, समस्थानिकों को एक ही बॉक्स में रखा हुआ था, अलग अलग बॉक्स में नहीं रखा हुआ था। मतलब क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये अलग अलग समस्थानिक हैं, लेकिन क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान तो क्या है? 17। तो उनको तो एक ही समूह में रखा हुआ होगा, दोनों ही इसमें आएंगे, 37 भी और 35 भी। ठीक है, तो परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानों की स्थिति स्पष्ट थी, क्योंकि उन्हें परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ कोबाल्ट और निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए? तो यहाँ कोबाल्ट और निकल के स्थान भी परमाणु संख्या के आधार पर ही व्यवस्थित किए गए। तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वर्कशीट बच्चों। तो बच्चों इसके अंदर जैसे स्टूडेंट को जो क्वेश्चन समझ नहीं आए वो इसमें से भी लिख सकता है। अच्छे से मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरा, बेसिकली आप चौथा चाह रहे थे बच्चों, तो चौथे का आंसर ये लिखना। ठीक है, बेटा कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी, क्योंकि सेकंड वाली में सारी कमियां दूर हो गई। आधुनिक आवर्त सारणी में सब कुछ परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित था, तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी। कोबाल्ट और निकल की समस्या ही नहीं आनी थी। निकल का परमाणु संख्या कम है तो निकल पहले आएगा और कोबाल्ट बाद में आएगा। उसने जो है मेंडलीफ था, उन्होंने इसको अलग गलत रख दिया था। निकल जिसका परमाणु द्रव्यमान कम था वो बाद में लिखा था और कोबाल्ट पहले लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि रासायनिक गुणधर्म इस तरह से आ रहे थे कि ऊपर वालों से लाइन में मैच हो रहे थे। ठीक है, चलिए बेटा, कुछ नहीं समझ में आता तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाई चांस एक बार क्लिक करने के बाद कई बार वीडियो क्लियर नहीं आती तो परेशान नहीं होना, दोबारा एक बार बंद करके मतलब वीडियो को दोबारा चलाओ तो वीडियो बहुत क्लियर आती है। कई बार डाउनलोड होने में या नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा होता है। फिर भी अगर नहीं क्लियर आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी और अच्छी करने की कोशिश करूँगी। अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।